मैं मोहर सिंह मीणा कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे सूंग वंश। सूंग वंश राजवंश का इतिहास, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृद्धध्रद की जीवन लीला समाप्त की, वह इतिहास में पुष्यमित्र के नाम से विख्यात है। उसने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वो सूंग नाम से जाना जाता है। सूंगों का इतिहास एवं साहित्य पुरातत्व दोनों सहायता से ज्ञात करते हैं। साहित्यिक दृष्टि से सूंगों के बारे में जानकारी पुराणों से मिलती है। पुराणों में मत्स्य, वायु तथा ब्रह्मांड, ये तीन पुराण सूंग वंश की जानकारी देते हैं। कौन से? मत्स्य, वायु और ब्रह्मांड। पुष्यमित्र सूंग वंश का संस्थापक था। पोजिटर मत्स्य पुराण के विवरण को प्रमाणिक मानते हैं। इसके अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शासन किया। हर्षचरित्र इसकी रचना महाकवि बाणभट्ट ने की। इससे पता चलता है पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश वृद्धध्रद की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हरिश्चंद्र उसे अनार्य तथा निम्न उत्पत्ति का मानता है। तीसरा साहित्य है पतंजलि का महाभाष्य। पुष्यमित्र सूंग के पुरोहित पतंजलि, उनके महाभाष्य यवन आक्रमण की चर्चा है, जिसमें बताया यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रोंद डाला था। साकेत माध्यमिका को रोंद किसने डाला था? यवनों ने। किससे पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से। गार्गी संहिता ये ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें युग पुराण खंड में, गार्गी संहिता के कौन से में? युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख है। यवन आक्रांता साकेत पांचाल मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज पाटलिन के निकट तक जा पहुंचे। कौन से क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण किया? साकेत पर, पांचाल पर, मथुरा पर और कुसुम ध्वज पर। यानी पाटलिपुत्र को उसमें क्या कहते थे? कुसुम ध्वज। और ये जो यवन आक्रमण का वर्णन कौन करता है? यवन आक्रमण का युग पुराण खंड गार्गी संहिता में। उसके अलावा पतंजलि का महाभाष्य भी करता है। मालविका अग्निमित्र ये महाकवि कालिदास का नाटक ग्रंथ है। इससे सुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। पता चलता है पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था तथा उसने विदर्भ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। कालिदास यवन आक्रमण का उल्लेख भी करते हैं, जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु सरिता के दाहिने किनारों पर यवनों को पराजित किया था। थेरावली, इसकी रचना जैन लेखक मेरुतुंग ने किया था। तीसरा ग्रंथ जो यवन आक्रमण की जानकारी था वो मालविका अग्निमित्र है, जो कालिदास का लिखा हुआ है। उसने बताया कि अग्निमित्र विदर्भ को जीता और यवन आक्रमण का इसने उल्लेख किया, जिसमें बताया कि अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों को हराया। थेरावली जैन रचना, लेखक है मेरुतुंग। मेरुतुंग ने इस ग्रंथ में उज्जैन के शासकों की वंशावली दी और पुष्यमित्र का भी उल्लेख मिलता है। बताया कि उसने 30 वर्षों तक राज्य किया। मेरुतुंग का समय 14वीं सदी का, अतः उसका विवरण विश्वसनीय नहीं लगता। हरिवंश, इस ग्रंथ में पुष्यमित्र की परोक्ष रूप से संकेत किया गया। तदनुसार उसने ओदभिज, अचानक उठने वाला, कहा गया है, जिसमें कलयुग में चिरकाल से परित्यक्त अश्वमेध का अनुष्ठान किया। इसमें इस व्यक्ति को सेनानी तथा काश्यप गोत्र ब्राह्मण कहा गया। के.पी. जायसवाल इसकी पहचान पुष्यमित्र से किए। दिव्यावदान, ये बौद्ध ग्रंथ है। इसमें पुष्यमित्र को मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया गया। उसका चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में हुआ, किंतु ये विवरण विश्वसनीय नहीं है। पुरातत्व, अयोध्या का लेख, ये पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कौन सा देता है? अयोध्या का लेख देता है, जो पुष्यमित्र के राज्यपाल धनदेव का लेख है। बेशनगर, ये यवन राजदूत हेलिडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है, जिसमें भागवत धर्म की लोकप्रियता की सूचना देता है। भरूत का लेख, ये भरूत की वेष्टनी पर खुदा है, मिलता है। इससे पता चलता है कि स्तूप शुंगकालीन रचना है। उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त सांची, बेशनगर, बोधगया आदि प्राप्त स्तूप, स्मारक, शुंगकालीन कला, साहित्य, स्थापत्य की उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। शुंगकाल की कुछ मुद्राएं कौशाम्बी, अयोध्या, अहिछत्र, मथुरा से भी प्राप्त हुई है। इन्हें तत्कालीन इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। सूंग राजवंश की उत्पत्ति को लेकर भी मतभेद है। सूंग राजवंश के राजाओं के नाम के अंत में मित्र शब्द जुड़ा है, इसलिए महाउपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने यह मत प्रतिपादित किया
कि वस्तुतः पारसिक थे तथा मित्र सूर्य के उपासक थे, परंतु भारतीय साक्ष्य के आलोक में ये मत स्वीकार्य नहीं है। हरिश्चरित्र में पुष्यमित्र को नार्य कहा गया। कुछ विद्वान इस आधार पर शुंगों को निम्न जातीय कहते हैं, किंतु ये मान्यता उचित नहीं है। वस्तुतः बाण ने पुष्यमित्र के कार्य अपने स्वामी को धोखे से था निंदनीय माना, इस कारण से नार्य कहा गया। उनका यह संबोधन जाति सूचक नहीं माना जा सकता। दिव्य वदान शुंगों को मौर्य संबंध करता है। इस आधार पर कुछ लोग शुंगों को क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन ये कथन ऐतिहासिकता से परे हैं। भारतीय साहित्य शुंगों को ब्राह्मण मानता है। पुराण पुष्यमित्रों को शुंग कहते हैं। शुंग वंश को महर्षि पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया। मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बेम्बिक कुल से संबंधित बताया है। ये मत सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है। बौद्धायन सूत्र से पता चलता है बेम्बिक काश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। इस प्रकार चाहे पुष्यमित्र शुंग रहा हो अथवा बेम्बिक ये स्पष्ट ब्राह्मण जातीय था। तारानाथ ने भी इसे ब्राह्मण जाति का बताया, जिसे पुरोहित हरिवंश में पुष्यमित्र का काश्यप गोत्रीय द्विज कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है शुंग पहले मौर्य पुरोहित थे। अनेक प्राचीन ग्रंथों में शुंग आचार्य को उल्लेख करते हैं। आश्वलायन स्रोत सूत्र में भी शुंगों का उल्लेख आचार्य के रूप में मिलता है। वरधारणिक उपनिषद में भी शुंग पुत्र नामक एक आचार्य का उल्लेख है। इस प्रकार शुंग ब्राह्मण पुरोहित ही थे। अशोक द्वारा यज्ञों पर रोक लगा दिए जाने पर उन्हें पुरोहित कर्म त्याग कर सैनिक वृत्ति अपना ली। उनका शस्त्र ग्रहण प्राचीन परंपरा के अनुसार वर्ण धर्म के प्रबल पोषक मनु के अनुसार धर्म प्रसन्न कराने पर ब्राह्मण शस्त्र धारण कर लिए। शुंग वंश का सबसे महान प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग था। उसकी उपलब्धि तथा युद्ध उपलब्धियाँ। पुष्यमित्र शुंग उपलब्धियाँ, युद्ध पुष्यमित्र की उपलब्धियाँ। शासन साम्राज्य विस्तार उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र अंतिम नरेश मौर्य वरदहृद का प्रधान सेनापति था। उसने आणविक जीवन के विषय में कुछ हमें ज्ञात नहीं है। दिव्य वदान से पता चलता है पुष्य धर्म का पुत्र था और सभी साधन उसके इतिहासकार में जीवन से ही करते हैं। ज्ञात होता है कि एक दिन सेना में निरीक्षण करते समय वरदहृद की उसने धोखे से हत्या कर दी। पुराणों तथा बाण भट्ट के हरिश्चरित्र दोनों घटनाएं इसका उल्लेख है। पुराणों में सेनानी पुष्यमित्र वरदहृद की हत्या कर 36 वर्षों तक राज्य करेगा, ऐसा उल्लेख है। हरिश्चरित्र में इस घटना का वर्णन इस प्रकार हुआ। अनार्य सेनानी पुष्यमित्र ने सेना दिखाने के बहाने अपने प्रज्ञा दुर्बल बुद्धिहीन स्वामी वरदहृद की हत्या कर दी। हरिश्चरित्र में इस प्रकार हुआ कि अनार्य सेनानी पुष्यमित्र ने सेना दिखाने के बहाने अपने प्रज्ञा दुर्बल बुद्धिहीन स्वामी वरदहृद की हत्या कर दी। पुराण हरिश्चरित्र मालविका अग्निमित्र सभी में पुष्यमित्र के लिए सेनानी अर्थात सेनापति उपाधि का प्रयोग मिलता है, जबकि उसके पुत्र अग्निमित्र को राजा बताया है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का विचार है पुष्यमित्र कभी राजा नहीं बना। वरदहृद को पदच्युत करने के पश्चात उसने अपने पुत्र को ही राजा बना दिया, किंतु इस प्रकार का विचार तर्कसंगत नहीं लगता। हमें ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने स्वयं 2 अश्वमेध के यज्ञ के इस प्राचीन भारत में राजसत्ता का प्रतीक माना गया। इसी स्पष्ट है उसने राज्यभार ग्रहण किया। जहाँ तक सेनानी उपाधि का प्रश्न है, ऐसा लगता है दीर्घ काल तक मौर्य की सेना का सेनापति होने के कारण पुष्यमित्र की ख्याति इस रूप में अधिक थी। राजा बन जाने के बाद भी उसे ये उपाधि बनाए रखी। अतः मात्र इस आधार पर यह प्रतिपादन करना उचित नहीं होगा कि उसने कभी राजत्व प्राप्त नहीं किया। पूर्ववर्ती मौर्यों के निर्बल शासन में मगध प्रशासन तंत्र शिथिल पड़ गया था तथा देश को आंतरिक बाह्य संकटों का खतरा था। ऐसी विकट परिस्थितियों में पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा कर वहाँ एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, दूसरी ओर शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म आदर्शों को जो अशोक के शासनकाल में विकसित हो गए थे पुनर्प्रतिष्ठा की। यही उनकी महानता का रहस्य है। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया वैदिक पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पुष्यमित्र द्वारा लड़ी गई युद्ध विद्रव युद्ध मालविका अग्निमित्र से ज्ञात होता है। पुष्यमित्र के समय विद्रव आधुनिक बरार प्रांत यज्ञसेन के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। यज्ञसेन वरदहृद का सचिव का साला था। उसने शुंगों को स्वाभाविक शत्रु प्रकृति मित्र बताया। पुष्यमित्र ने वरदहृद के त्याग पश्चात उसके सचिव को कारागार में डाल दिया। इस नाटक के अनुसार पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल उपराजा था। उसका मित्र माधवसेन था जो विदर्भ नरेश यज्ञसेन का चचेरा भाई था, परंतु दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसा लगता है विद्रोह की गद्दी के लिए यज्ञसेन का प्रतिद्वंदी दावेदार था माधवसेन। एक बार विदिशा जाते समय यज्ञसेन अनंतपाल सीमा प्रांत के राज्यपाल ने बंदी बना लिया था। अग्निमित्र ने यज्ञसेन से अपने मित्र माधवसेन को तत्काल मुक्त करने को कहा।
यक्षसेन ने शर्त रखी यदि उसका संबंध मौर्य नरेश सचिव जो पाटलिपुत्र की जेल में बंद था छोड़ दिया जाए तो माधवसेन को मुक्त कर देगा। इस पर अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीरसेन को तुरंत विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। यक्षसेन पराजित हुआ, विदर्भ राज्य दो भागों में बांट दिया गया। वर्धा नदी दोनों राज्यों की सीमा मान लेगी। इस राज्य का एक भाग माधवसेन को प्राप्त हुआ। दोनों ने पुष्यमित्र को अपना सम्राट मान लिया तथा पुष्यमित्र का प्रभाव क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण तक विस्तृत हो गया। इस प्रकार नाटक के अनुसार अग्निमित्र ने अल्प समय में विदर्भ की स्वाधीनता को नष्ट कर दिया, क्योंकि वो अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का पूरा समय नहीं मिल पाया। वस्तुतः नए रोपे गए पौधों की बात जिसकी जड़ें अभी जमने नहीं पाई थी शीघ्र खड़ा जा सका। इसे सूचित होता है विदर्भ युद्ध पुष्यमित्र द्वारा मौर्य साम्राज्य अधिकार करने तत्काल बाद ही आरंभ हुआ था और वृद्धदत्त का सचिव इस समय तक पुष्यमित्र का प्रबल राजनीतिक प्रतिद्वंदी बना हुआ था। ऐसा लगता है वृद्धदत्त के समय मगध साम्राज्य में दो प्रमुख गुट थे। पहला का नेतृत्व वृद्धदत्त का सचिव, दूसरे का नेतृत्व सेनापति पुष्यमित्र कर रहा था। सचिव का संबंध यज्ञसेन विदर्भ का, तो पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल बनाया गया। जब पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र अधिकार कर लिया तो सचिव को बंदीगृह में डाल दिया। तब यज्ञसेन ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि वो सचिव का साला होने के कारण शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बन गया। इस प्रकार युद्ध 184 ईस्वी के आसपास लड़ा गया। दूसरा आक्रमण यवनों का आक्रमण। पुष्यमित्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना यवनों के भारतीय आक्रमण की है। विभिन्न साक्ष्यों से पता चलता है कि यवन आक्रमणकारी बिना किसी अवरोध के पाटलिपुत्र अत्यंत निकट आ पहुंचे। इस आक्रमण की चर्चा पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास की मालविकाग्निमित्र नाटक से भी होती है। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। अपने महाभाष्य में उन्होंने अन्नदत्तन लंग प्रयोग समझाते हुए लिखा, यवनों ने साकेत पर आक्रमण किया, यवनों ने माध्यमिक का चित्तौड़ पर आक्रमण किया। गार्गी संहिता में स्पष्टतः इस आक्रमण को उल्लेख हुआ जहां बताया गया कि धूष्ट विक्रांत यवनों ने साकेत, पांचाल तथा मथुरा को जीता और पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। प्रशासन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, प्रजा व्याकुल हो गई, परंतु उन्हें आपस में संघर्ष छिड़ गया और वे मध्य देश में नहीं रुक सके। ये निश्चित नहीं कि इस यवन आक्रमण का नेता कौन था। कुछ विद्वान उसके नेता डेमेट्रियस को तो कुछ मिनाडर को मानते हैं। नगेंद्र नाथ घोष के विचार में भारत दो यवन आक्रमण हुए। प्रथम पुष्यमित्र के शासन के आरंभिक दिनों में हुआ जिसका नेता डेमेट्रियस था। दूसरा शासन के अंतिम दिनों में अथवा उसकी मृत्यु के तत्काल बाद हुआ, इसका नेता मिनांडर था। इसके विपरीत ट्रॉन ये एक ही यवन आक्रमण का समर्थन किया है। उनके आक्रमण का नेता डेमेट्रियस ही था, परंतु अपने साथ अपने भाई एपिलोटोडस तथा सेनापति मिनांडर को भी लाया था और उसने सेना को दो भाग में विभाजित कर दिया। प्रथम भाग का नेतृत्व स्वयं ने ग्रहण किया। यह भाग सिंधु पार कर चित्तौड़गढ़ होते हुए पाटलिपुत्र पहुंच गया। दूसरा सैन्य दल मिनांडर के नेतृत्व में मथुरा, पंचाल, साकेत के रास्ते पाटलिपुत्र पहुंचा। कैलाश चंद्र ओझा के अनुसार मगध पर डेमेट्रियस अथवा मिनांडर के समय कोई यवन आक्रमण नहीं हुआ। मध्य गंगा ठीक में यवन इन दोनों को बहुत बाद शकोतक पहलुओं के दबाव में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। यदि इस मत को स्वीकार किया जाए तो मानना पड़ेगा कि पुष्यमित्र शुंग के समय भारत में कोई आक्रमण नहीं हुआ था। अन्य गथ अनुसार प्रथम यवन आक्रमण मौर्य नरेश वृद्धदत्त काल में हुआ था। सेनापति के रूप में पुष्यमित्र ने यवनों को परास्त किया। इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। इसी का लाभ उठाते उसने वृद्धदत्त की हत्या कर दी। राजा बनने के बाद पुष्यमित्र दूसरे यवन आक्रमण का सामना करना पड़ा। A.K. नारायण का विचार है कि मध्य भारत पर यवनों के एक ही आक्रमण हुआ। यह पुष्यमित्र के शासन का अंतिम हुआ। इसका नेता मिनांडर था। उनका डेमेट्रियस कभी काबुल घाटी आगे नहीं बढ़ा। प्रश्न ये उलझा हुआ है। इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी करना दुष्कर है। वास्तविकता जो भी निर्विवाद है कि आक्रमणकारी यवन थे, पुष्यमित्र के हाथों ने परास्त होना पड़ा। इस प्रकार उनका भारतीय अभियान असफल रहा। मालविका अग्निमित्र से ज्ञात होता है पुष्यमित्र के यज्ञ के घोड़ों का उसके पुत्र वसुमित्र के नेतृत्व में घूमते हुए सिंधु नदी के दक्षिण किनारे पर यवनों द्वारा पकड़ लिया गया। इस प्रकार दोनों सेना में घनघोर युद्ध हुआ। वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया था, घोड़े को पाटलिपुत्र ले आया। इस सिंधु नदी के समय विशेष विषय में मतभेद है। रेबसन के अनुसार ये पंजाबी सिंधु नदियों को मध्य भारत की चमली सहायक काली सिंधु अथवा यमुना की सहायक सिंधु। रमेश चंद्र मजूमदार इसे पश्चिम भारत की सिंधु नदी मानते हैं। जेएस नेगी ने मालविका अग्निमित्र अंत के साक्ष्य से उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि सिंधु नदी से तात्पर्य वस्तुतः पश्चिम उत्तर की प्रसिद्ध सिंधु नदी से ही है। उनके अनुसार विद्रव तथा यवन दोनों ही समकालीन घटनाएं हैं। स्वयं नाटक से स्पष्ट होता है अग्निमित्र ने दोनों ही युद्धों में विजयों का समाचार एक ही समय प्राप्त किया था। कालिदास ने यज्ञ सिंधु नदी तक पहुंचने का 1 वर्ष दिया। यह संभव नहीं लगता इतने उद्यमी
काली सिंधु तक पहुंचा होगा। पुनश्च विदित होता है पुष्यमित्र की यवन विजय वृत्तांत अग्निमित्र के पुष्यमित्र द्वारा एक साल में लिखे गए पत्र के माध्यम से ज्ञात होता है। इस युद्ध में भारत की सिंधु नदी पर लड़ा गया होता तो इसकी जानकारी विदिशा स्थित अग्निमित्र के आंसू में होती, किंतु सिंधु तथा काली सिंधु दोनों ही विदिशा के समीप स्थित थी। नाटक में यह बताया गया वसुमित्रा की माता धारिणी अपने पुत्र कुशल सिंह के लिए अत्यंत चिंतित थी। वसुमित्र विदिशा के समय अभियान पर होता तो उसका संपर्क अपनी माता से अवश्य होता। वसुमित्र तथा यवनों के बीच युद्ध विदिशा से बहुत दूर था। ऐसी स्थिति में अग्निमित्र सिंधु नदी का समीकरण पुष्यमित्र भारत की प्रसिद्ध सिंधु नदी से ही है। यवनों को पराजित करने के रूप में पुष्यमित्र शुंग की एक महान सफलता थी। के.पी. जायसवाल हाथी गुम्फा लेख के आधार प्रतिपादित करते हैं कालिंगराज खेरवल ने अपने साम्राज्य के 12 वर्ष में बहस्तिमित्र नामक जिस राजा को पराजित किया था वो पुष्यमित्र शुंग ही था, किंतु सभी दोनों स्वीकार नहीं करते। खारवेल की 3 प्रथम शताब्दी की तो पुष्यमित्र का संकरण नहीं होता। मगध राज्य पुष्यमित्र दोनों विभिन्न व्यक्ति थे। पुष्यमित्र के साम्राज्य का शासन पुष्यमित्र प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रखने में सफल रहा। उसने साम्राज्य में अयोध्या विदिशा निश्चित रूप से सम्मिलित है। अयोध्या के लेख में पुष्यमित्र का उल्लेख है। विदिशा में उसके पुत्र अग्निमित्र का शासन प्रबंध है। मालविका का अग्निमित्र के अनुसार विदुर का राज्य उसके अधीन था। दिव्यदान तारानाथ के अनुसार जालन तथा सियालकोट उसका अधिकार था। इस प्रकार साम्राज्य उत्तरी हिमालय से लेकर दक्षिण बरार तक, पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। पाटलिपुत्र अब भी साम्राज्य की राजधानी थी। पुष्यमित्र शासन व्यवस्था के समय ज्ञात नहीं है। लगता है मौर्य शासन स्वरूप को बनाए रखा मनुस्मृति आधार कहा जा सकता है। सम्राट देवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। के.पी. जायसवाल का विचार है उन्होंने राजा को देवी उत्पत्ति का सिद्धांत पुष्यमित्र के ब्राह्मण साम्राज्य समर्थन देने के उद्देश्य से ही प्रतिपादित किया है। मनु के अनुसार बालक राजा अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि मनुष्य रूप में स्थित भगवान देवता होता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं शासन निरंकुश था। व्यवहार में धर्म व्यवहार के अनुसार शासन करता था। मनु ने प्रजापालन प्रजारक्षण को राजा का सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित किया है। साम्राज्य विभिन्न भागों में राजमत राजकुल के संबंधित व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा चलती रही। वायु पुराण में कहा है पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों के साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सहशासन नियुक्त कर रखा था। मालविका के नीति से पता चलता है उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राजा था। अयोध्या लेख के अनुसार धनदेव कौशल का राज्यपाल था। वसुमती को उदाहरण स्पष्ट है। राजकुमार का सेना का संचालन भी करते थे। मालविका अग्निमित्र में अमात्य परिषद महाभाष्य में सभा का उल्लेख हुआ है। मौर्यकालीन मंत्री परिषद स्पष्ट है कि शासन में सहायता प्रदान करके निमित्त मंत्री परिषद भी होती थी। कौटिल्य के समान मनु ने भी मंत्री परिषद की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा, सरल कार्य भी एक मनुष्य के लिए कठिन होता है, विशेषकर महान फल देने वाले राज्य अकेले ही राजा के द्वारा कैसे चलाए जा सकते हैं। मनु के अनुसार राजा को 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। मनुस्मृति शुंग काल के सुविकसित न्याय तथा स्थानीय प्रशासन की जानकारी हो जाती। इसी समय ग्रामीण शासन की छोटी इकाई होती थी, ऐसा प्रतीत होता है। इस समय तक आते आते मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण में शिथिलता आ गई तथा सामंतीकरण प्रवृत्ति सक्रिय होने लगी। शुंग काल में यद्यपि पाटलिपुत्र राजधानी थी तथापि ऐसा प्रतीत होता है विदिशा का राजनीतिक सांस्कृतिक महत्व बढ़ता गया। कालांतर में इस नगर की पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया। अश्वमेध यज्ञ अपने उपलब्धियों के फलस्वरूप पुष्यमित्र उत्तर भारत का एक छत्र सम्राट था। उन पर प्रभुसत्ता घोषित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। पतंजलि महाभाष्य के अनुसार लटला का उदाहरण से पता चलता है पुष्यमित्र या जाम अर्थात पुष्यमित्र ने यज्ञ किए। अविदा लेख भी पुष्यमित्र के 2 अश्वमेध का उल्लेख करता है। दूसरा यज्ञ शासन के अंत में किया उसने। धार्मिक नीति बौद्ध दिव्यदान में तिब्बत इतिहास धारण से पुष्यमित्र बौद्धों को घोर शत्रु स्तूपों का विनाशकार बताया गया है। दिव्यदान से पता चलता है अशोक की प्रसिद्धि का कारण पूछा। उसे ज्ञात हो 84,000 स्तूप का निर्माता होने के कारण प्रसिद्ध है। परिणाम उसने 84,000 स्तूप को विनिष्ट करके प्रसिद्ध करने का निश्चय किया। उसने अपने ब्राह्मण पुरोहित की राय पर पुष्यमित्र ने महात्मा बुद्ध की शिक्षा को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। वह पाटलिपुत्र स्थित कुकुटराम के महाविहार को नष्ट करने के लिए गया, परंतु गर्जना सुनकर वह भयभीत होकर लौट आया। शत्रुघ्न सेना के मार्ग के साथ मार्ग में स्तूपों को नष्ट करता हुआ, विहारों को जलाता हुआ, भिक्षुओं की हत्या करता हुआ वह साकल पहुंचा। उसने घोषणा की जो मुझे एक भिक्षु को सिर देगा उसे 100 दिनार दूंगा। तारानाथ ने पुष्टि की। सेमेंदर अवदान कल्पलता में पुष्यमित्र का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया है। इस प्रकार शोक के पूर्व बौद्धकालीन जीवन के विषय में अनेक ग्रंथ निर्थांक विवरण प्रस्तुत करते हैं। विशेष विश्वसनीय नहीं है। शुंगों के समय की सांची तथा बरहूत कलाकृतियों के आधार पर पुष्यमित्र के बौद्ध होने का मत स्पष्ट खंडित हो जाता है। बरहूत की वेष्टनी पर सुगनरंजे शुंगों के राज्यकाल में खुदा हुआ है। इसने शुंगों की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय मिलता है। इस समय तक सांची बरहूत के स्तूप न केवल सुरक्षित रहे अपितु राज्य के व्यक्तिगत सहायता भी प्राप्त करते रहे। कुछ विद्वानों का मत है सांची तथा बरहूत की कलाकृतियों का निर्माण पुष्यमित्र उत्तराधिकारी शासकों ने करवाया। उसकी धार्मिक सहिष्णुता सिद्ध नहीं की जा सकती। प्रयाग विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास के भूतपूर्व अध्यक्ष जी.आर. शर्मा ने बताया कौशाम्बी स्थित घोषित राम विहार विनाश तथा जलाए जाने के चिन्ह प्राप्त होते हैं जो पुष्यमित्र की सहिष्णुता की परिचय का। इसके विपरीत सुप्रसिद्ध कलाविद वेल का विचार है कि सांची बरहूत के तोरणों का निर्माण दीर्घकालीन प्रयास से परिणाम था जिसमें कम से कम 100 वर्ष अधिक समय लगा।
हम पुष्यमित्र को अलग करके केवल उसके उत्तराधिकारियों के काल में उनके निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते, यद्यपि इसमें निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते। ऐसा प्रतीत होता है पुष्यमित्र द्वारा बौद्ध सम्राट की हत्या तथा ब्राह्मण धर्म को राजस्व प्रदान करने वाले कार्य से बौद्ध में गहरी वेदना हुई। संभव है कुछ बौद्ध भिक्षु शाकल काल में यवनों से जा मिले तथा कुछ देशद्रोही को वध करने वाले पुरस्कार देने की घोषणा पुष्यमित्र द्वारा की गई। अतः साम्राज्य सुरक्षा की दृष्टि से बौद्ध को दंड देना तत्काल समय की एक महती आवश्यकता थी। इस प्रकार बौद्ध धर्म के कठोर व्यवहार उसकी यवनों के साथ संबंध होने के कारण ही हुआ। इस आधार पर हम पुष्यमित्र को बौद्ध द्रोही नहीं मान सकते। स्वयं दिव्योदान का कथन है पुष्यमित्र ने कुछ बौद्धों को अपने मंत्री नियुक्त रखा। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र 36 वर्ष तक शासन किया। 184 से 148 सब पूर्व तक पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र सुंगवंश का शासक हुआ। अपने पिता के शासनकाल में विदिशा का उपराजा था। उसके शासनकाल की किसी भी महत्वपूर्ण घटना के विषय में पता नहीं। कुछ कुल 8 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद सुज्येष्ठ व सुज्येष्ठ राजा बने, जिसके नाम के अतिरिक्त हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इस वंश का चौथा राजा सुमित्र था। इसी के नेतृत्व में शुंग सेना ने यवनों को हराया था। संभवतः पुष्यमित्र के समय में ही साम्राज्य उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का राज्यपाल था। राजा होने के बाद अत्यंत विलासप्रिय हो गया। एक बार नृत्य गाना लेते समय मूजदेव मित्रदेव नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। इस घटना को लेकर हर्षचित्त में हुआ। पुराणों के अनुसार उसने 10 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद आंध्रक, पुलिंदक, घोष तथा वज्रमित्र बारी बारी से राजा हुए। आंध्रक हुआ, फिर पुलिंदिक हुआ, फिर घोष हुआ, फिर वज्रमित्र। इस वंश का नवा शासक भागवत अथवा भागभद्र था। नवा कौन था? भागवत अथवा भागभद्र। वह कुछ शक्तिशाली राजा था। उसके शासनकाल के 14 वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटिलायालकिड्डस का राजदूत हेलियोडोरस उसने विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। किसका राजदूत? एंटिलायालकिड्डस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा स्थित दरबार में आया। तक्षशिला का नरेश एंटिलायालकिड्डस का। किसके समय? भागभद्र के समय। उसने भागधर्म ग्रहण कर लिया हेलियोडोरस ने, और विदिशा वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। पुराण के अनुसार सूर्यवंश का अंतिम राजा देवभूति था या देवभूमि था। उसने 10 वर्ष तक राज किया। वह अत्यंत विलासी था, शासक था। उसे अमात्य वासुदेव ने उसकी हत्या कर दी। देवभूति की मृत्यु के साथ ही सूर्यवंश की राजवंश समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू।